अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा, हमने एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क के साथ ताल्लुक देखा, हमने एंगुलर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ ताल्लुक देखा। तो आज हम एक और लॉ कंजर्वेशन का लॉ पढ़ने जा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम दो तरीके से लेट से कह सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट होगा। जब मैं ये कहता हूं तो वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में भी, वो कांस्टेंट डायरेक्शन में भी। कब? अगर उस पे कोई बैरूनी टॉर्क अमल ना करे, यानी आपके सिस्टम के अंदर तो कोई टॉर्क हो सकता है मगर बाहर से सिस्टम के उसके ऊपर कोई भी टॉर्क एक्ट ना करे, यानी सादा लफ्जों में बोले तो सिस्टम क्या हो? आइसोलेटेड हो। ठीक होगी बात? तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाए, जीरो, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम भी आपके पास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब इस चीज को हम पढ़ते हैं कैसे। आपने कल टूल पढ़ा कि एक्सटर्नल टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं एक्सटर्नल टॉर्क जीरो कर दूं तो इसका मतलब आपके पास dl बाई डी टी का जवाब जीरो आ रहा है। इसका मतलब आपके पास एंगुलर मोमेंटम वक्त के लिहाज से बदलाव नहीं कर रहा, यानी चेंज नहीं आ रही, तो इसीलिए तो जवाब जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब आप मानोगे कि एल कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशियल जीरो आ जाएगा। तो अब आपके पास इसका मतलब सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। तो आप कह सकते हो कि शुरू का एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी एक सिस्टम को आपने देखा तो आपने जो एक वक्त में देखा, थोड़ी देर के बाद देखा, तब भी उसका एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा, मगर शर्त सिर्फ एक है कि एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे कितना हो? जीरो हो जाए। ठीक होगी बात? अब आप इस जो आपके पास यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर में आता है, पांच कंजर्वेशन होती हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पूरी फिजिक्स इन पांच कंजर्वेशन लॉज के ऊपर खड़ी होती है। जिसकी भी नई थ्योरी को हमने चेक करना होता है वो इसी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। अच्छा, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है मगर उसको अपने आप को डिफॉर्म करता है, यानी उसका मैस रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, मगर इस यानी उसका मतलब जब मैं कहता हूं मैस रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका मतलब उसके जो पार्टिकल है वो एक्सिस से थोड़ा फासला कम या ज्यादा करते हैं। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होती है। मगर अब चूंकि आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो आपके पास आई और ओमेगा का हासिल ज़रब कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने लिखा आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल बराबर होगा आई फाइनल ओमेगा फाइनल। मतलब कि शुरू में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था और एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी ने कम होना ही होना है ताकि प्रोडक्ट कायम रह सके। यानी अगर मैं मैथ की लैंग्वेज में समझाऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 है, एंगुलर वेलोसिटी 7 है, यानी 3 इंटू 7। अब अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ के 7 हो गया तो ओमेगा कम होके 3 हो जाएगा। यानी दोनों तरफ आपके पास एक चीज जिस रेशो से बढ़ेगी दूसरी चीज उसी रेशो से कम हो रही होगी। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाओगे तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये हर जगह वैलिड है, जहां पे आप रोटेशन किसी फिक्स एक्सिस के देख रहे हो या आपकी जो रोटेशन है सेंटर ऑफ मास के गिर्द किसी सिस्टम की हो रही है। मगर मसला सिर्फ यही है कि एक्सिस आपका वही रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, एक ही एक्सिस के गिर्द आप स्टडी कर रहे हो। और सिर्फ क्या है कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, एक्सटर्नल टॉर्क की गैर मौजूदगी में ये सारा कुछ हो रहा होगा। तो शुरू एक एग्जांपल देखते हैं इसकी जनाब। आपके पास अगर हम कहें कि एंगुलर मोमेंटम बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर हम इसके देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, जिसमें जिम्नास्टिक है, प्लेटफॉर्म डाइविंग है, सर्कस एक्रोबैट है, फिगर स्केटिंग है। इन तमाम
जो स्पोर्ट्स है अगर आप इनमें गौर करें तो एथलीट अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, यानी कभी बॉडी का साइज खींच के लंबा कर लेते हैं, कभी अपने आप को स्केल लेते हैं, यानी टांगे और बाजू जिस्म के साथ लगा लिए या जिस्म से दूर कर लिए। तो ऐसा करने से वो अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बदल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या दिखा सकते हैं, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि समरसॉल्ट्स वगैरह आपको दिखा सकते हैं। तो बेसिक फिजिक्स अब इसमें क्या आने वाली है वो जरा देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक एक्रोबैट देख रहे हैं, इसमें आपके पास आर्म जो है वो स्विंग एक्सटेंडेड है शुरू के अंदर। जब आपने देख रहे हैं ये इस पोजीशन में आपके बाजू और टांगे फैली हुई हैं और ये काउंटर क्लॉकवाइज है अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने अपने बाजू जो थे और टांगे जिस्म के करीब कर ली। इसका मतलब यानी आपके पास सेंटर ऑफ मास के करीब कर ली। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से दूर है और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के करीब है। तो क्या हुआ जनाब, इसका मतलब शुरू में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में उसके एक्सिस के गिर्द घुमाव कम है, इस पोजीशन में उसके एक्सिस के गिर्द घुमाव ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो एंगुलर मोमेंट आपकी वेलोसिटी कम थी, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। तो यही चीज तो बता रहे हैं कि आपके पास I1 ओमेगा 1 बराबर होगा किसके, I2 ओमेगा 2 में। यहाँ पे हमने माना कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। अगर आप कहेंगे भाई उसका वेट एक्ट कर रहा है, वेट एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो हम कहेंगे कि आपके पास इसकी वजह से तो कोई टॉर्क तो नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि वो उसका वेट उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर रहा है, तो कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल है जिससे हमें बड़ा अच्छा समझ आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर क्या जनाब, आपके पास अगर हम बात करें गायरोस्कोप की, तो आपके पास ये क्या होता है कि एक आपने ढांचा सा बनाया हुआ है जिसके अंदर एक डिस्क होती है जो रोटेट कर सकती है। ठीक है, सिमेट्री एक्सिस है इसके पास। तो आपके पास हम क्या करते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो बॉल बेरिंग ऑलमोस्ट किसी भी यानी फ्रिक्शन के बगैर हम कह सकते हैं, आप इसे किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं तो ये यानी इजीली रोटेट कर सकता है। तो ये जो फ्रीडम है उसके रोटेट करने की, यानी आप इसे यूं पकड़ लें, साइड पे तिरछा हॉरिजॉन्टल पकड़ लें, वर्टिकल पकड़ लें, ये जो फ्रीडम है ये इसे इंश्योर करती है कि इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। अब जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए और हमेशा एक ही सिमत में होगा। ये बहुत अहम पॉइंट है। फिर आज का मतलब आपके पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे किस जगह पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो एरोप्लेन, सैटेलाइट्स आपके पास नेविगेशन के लिए गायरोस्कोप को यूज करते हैं। इसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जो आप गेम्स खेलते हैं, अपने मोबाइल को टिल्ट करते हैं तो आपके पास, जैसे अगर आप कार रेसिंग खेल रहे हैं तो गाड़ी भी आपकी टर्न करती है। तो बेसिकली वो क्या है, वो गायरोस्कोप की मदद से अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। तो ये जनाब हमारे पास मुख्तलिफ तरह की इसकी एप्लीकेशन थी, जो हमने एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखी, यानी कि आप अप्लाइड एप्लीकेशन कहना चाहिए, भी देखी, और एक बेसिक एप्लीकेशन भी देखी इसकी। अब ये जो आप लॉ देख रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लीनियर मोमेंटम का है। लीनियर मोमेंटम हम सिर्फ ये कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए, यहां पे हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए। यही फर्क है। सिस्टम के पास आप कहेंगे कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। कल वाले टॉपिक में हम गायरोस्कोप को डिटेल में देखेंगे, इसकी पूरी फिजिक्स समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्या है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।